अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ये शहर फैसलाबाद है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर। हर तरफ बजट बजट की बातें हो रही हैं। ये शहर भी सियासत का गढ़ है। यहाँ भी इस वक्त सियासी महाफिल जो हैं, जिसको आप अपोजिशन ले लें, गवर्नमेंट ले लें, जो कोई भी बैठक ले लें, हर तरफ बजट बजट और बजट की बातें होती हैं। लेकिन बजट के ऊपर आवाम के सद तक पुरुमीद हैं, के सद तक मायूस हैं। क्या बातें हो क्या रही हैं बजट के ऊपर? बजट कैसा होगा? आने वाला बजट क्या देगा? मजदूर, ताजर और सनतकार का शहर है ये। क्या मिलेगा इन तीनों तबकात को? बात करें, सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त ताजर मौजूद हैं जो फैसलाबाद की पहचान भी और टैक्स गुजार भी हैं। क्या होगा ताजरों के साथ? अब्बास रज़ा शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अब्बास साहब, आने वाले बजट में बात हो रही है कि अब कोई छूट नहीं होगी 1 लाख के ऊपर, अब आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कौन 1 लाख का सामान ले गया। ये भी बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं करवाई। अगर नहीं करवाई तो भी फंसेंगे। अब क्या आप समझते हैं कि बजट से पहले ताजरों के लिए जो चीज़ें अनाउंस की जा रही हैं, तो रिलीफ के हवाले से बातें हो रही, क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला? देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से मेरे ख्याल से महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। हर तरफ देखें टैक्सों की भरमार हुई है। इस दफ़ा 41,000 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा किया है और आइंदा बजट में उन्होंने कहा है कि आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, कारोबारी तबके को रिलीफ मिलेगा। कहाँ रिलीफ मिलेगा जब 57,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग रहे हैं। हाँ साहब, अब तो ये भी कहा गया है कि 20% तक जो है वो बढ़ा दिया जाएंगे, मज़ीद टैक्स अगले साल इकट्ठे किए जाएंगे। शेख सलमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, इनसे भी पूछेंगे। बिलाशुबा ये बोलते भी हैं अच्छा, और सच्चा भी बोलते हैं। अपनी गवर्नमेंट बेशक अपनी है। क्या समझते हैं कि इस वक्त ताजरों के ऊपर जो कटहरा खड़ा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है 1 लाख तक शॉपिंग, अब कोई इजाज़त नहीं होगी, ये क्या आने वाले दिन ताजरों के लिए मज़ीद गंभीर होंगे? क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताजर जो है वो पहले ही जो है, जो जितने भी जो ताजर नुमाइंदे हैं वो सबसे पहले ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाद में किसी पार्टी के साथ, किसी के साथ हमारा ताल्लुक़ वास्ता है, इल्हाक है, तो मतलब ये है कि हमने सबसे पहले नुमाइंदगी करनी है ताजरों की। बात यह है कि इस हुकूमत में जितना ताजर पिसा है, मेरे ख्याल से कोई भी तबका नहीं पिसा। ये मज़दूर तबका देख लें, वो बेरोज़गारी के रोने रो रहा है। तो अब हमारा जो है दुकानदार इस वक्त पिस चुका है। तो इस वक्त 41,000 अरब रुपया जो टैक्स इन्होंने पिछले साल कलेक्ट किया है, तो इस साल इन्होंने मज़ीद 25% तक उसमें इजाफ़ा कर दिया, जिसकी वजह से जो है हमारा जो कारोबारी तबका जो है वो पहले ही परेशान है, अब मज़ीद परेशानी से दो चार होगा। अब साथ ये 1 लाख रुपए के ऊपर वो शनाख्ती कार्ड की शर्त लगा रहे हैं। पहले तो ये अवाम या ताजर हैं, ये 50,000 की शर्त पे जो है वो सरापा एहतजाज थे। बड़ा सवाल मेरा अब्बास साहब होगा, क्योंकि 1 लाख की शर्ट ठीक है, एक आम आदमी नहीं लाख की शॉपिंग इकट्ठी करता, लेकिन फैसलाबाद की ख़ास तौर पे मार्केट की बात करें, यहाँ से पूरी दुनिया में बल्क सप्लाई होती है, पूरे पाकिस्तान में बल्क सप्लाई होता है। यहाँ से लोग थानों के थान लेके जाते हैं। यहाँ तो हर एक का बिल 1 लाख से ऊपर बन जाएगा। नहीं, ये जो छोटा दुकानदार है इनका तो बिल 1,000, 500, 2,000 रुपये तक बनता है। जो इंडस्ट्री वाले हैं, मिलों वाले हैं, उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फर्में, और उनका जो भी बिल बनने हैं, जैसे यहाँ पर जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसका देख लें, वो पहले ही ऑलरेडी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। उनकी 1-1 मीटर प्रोडक्शन जो है वहाँ पर शो है। तो बात यह है, छोटा दुकानदार जो है अगर उसको के डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, ये ज़्यादातर हमारे जो दुकानदार हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो हिसाब किताब नहीं रख सकते, और ना ही उनका इतने बड़ा बिज़नेस है कि उसके ऊपर मुंशी बिठाएं और कोई कंप्यूटर पे बंदा रखें। तो ये छोटे से सेटअप हैं, इस पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला सिस्टम है वो नामुमकिन है। शेख साहब, आप जरा एक दोस्त गाड़ी खड़ी करके आए हैं, मैंने देखा वो बात करना चाह रहे हैं जी। हमारे सदर साहब। अच्छा, चलें, आपसे भी ये पूछ रहे थे, आने वाले दिनों में बजट आ रहा है, बजट की बातें हो रही हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से? आगे बहुत महंगाई हो चुकी है, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जितने भी लोग हैं आपसे नीचे वाले तबके में बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो रहे हैं। ऊंचे वाले जो परेशान नहीं होते वो सिर्फ 2-4% है, 95% जो है बहुत परेशानी हो रही है। के ख़िलाफ़ को होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए कि ये महंगाई जो इसको कम करनी चाहिए। जो भी सूरत हाल बन रही है इस टाइम मुल्क की, वो परेशान लोग इतना हो रहे हैं कि समझो बाहर हो रही है। समझ से बाहर सीधे जी। तो सारा दिन बैठे रहते हो, की हालात वाक़ आने वाले दिन की उम्मीद है? अमीर आदमी तो अपने सुकून नाल घरां बैठा है, गरीब आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, भुखा मरदा पिया, बहुत ज़्यादा भुखे मरदे पे ने।
ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। इमरान खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, साडा कोई सोचो, बड़े परेशान ने गरीब तो परेशान है जी, इनका कुछ सोचा जाए। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं, साबिक टिकट होल्डर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सलमान साहब, बिलाशुबा गवर्नमेंट पर तनकीद की जाती है एक हद तक, लेकिन जब चीज़ें बिल्कुल उस पंजाबी के ना वसों बाहर हो जाए फिर की कहते कहते जाके बैन पाइए। अब गौर आवाम का ये है कि टैक्सेस की भरमार, इतने बड़े टैक्सेस आपने इकट्ठे कर लिए हैं। रिलीफ आवाम यही कह रही है, 3 साल से टैक्स देने के लिए तैयार हैं, दे भी रहे हैं। रिलीफ कब मिलेगा? आने वाले बजट में फिर उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं आने वाला बजट कैसा होगा? एक ताजा लीडर भी हैं, एक मार्केट के सरकर्दा रहनुमा भी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम प्री बजट सेमिनार के हवाले से हमें मौका दिया। देखें, मुख्तलिफ 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले, अगर आपने अपने मुल्क का, आपने अपने घर का निज़ाम चलाना है तो उसके लिए भी आपको एक बजट एलोकेट करना पड़ता है, और उसके बगैर आप अपने अखराजात नहीं कर सकते। लाइकवाइज यहाँ पे पाकिस्तान का निज़ाम अगर हमने चलाना है तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो मुल्क चलेगा। अब अलमिया ये है कि 22 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 2.2 मिलियन के करीब लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, और जिसमें से मेजॉरिटी ऐसे टैक्स पेयर्स की है जो अपनी रिटर्न्स तो फाइल करते हैं लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं देते। तो जहाँ पे सबसे पहले तो ये हमें अपना एक जो है रवैया बदलना होगा। हमें जिस तरह हम अपने घरों पे खर्चे करते हैं, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन क्या जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर छुरी की बजाय छुरा फेर दें, जो नहीं दे रहे उनको रिलीफ देते जाएं, उनको माफिया माफिया कह के देखें ये माफिया है, हाथ ना डालें, बस दूर दूर से माफिया कहते हैं, ये सही है? देखें, गुजारिश ये है कि इसको जो टैक्स दे रहे हैं बजाय उन पे मज़ीद टैक्स लगाने के, इसको स्प्रेड करना चाहिए, इसको वाइड करना चाहिए, जो टैक्स पेयर बढ़ाएं। और टैक्स पेयर बढ़ाने के लिए देखें, जो कौम सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है अल्लाह ताला के रास्ते में, खुदा की खुशनुदी के लिए जो चैरिटी सबसे ज़्यादा करती है, वो सबसे कम टैक्स क्यों देती है? इसकी वजह हुआ 2 हैं। एक तो यहाँ का टैक्स लेने का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल करें, जिस तरह के आपका प्रॉपर्टी टैक्स लोकेशन वाइज, आप एरिया वाइज इकट्ठा करते हैं, हर दुकान की लोकेशन के मुताबिक उसको टैक्स लगता है। इसी तरह यहाँ पे जो FBR की असेसमेंट सिस्टम है या दूसरे चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, इसको बिल्कुल इजी करके और जो है वो फिक्स टैक्स लगना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाए वो इस तरह का सिस्टम बने कि वो आवाम पे लगे। और दूसरे नंबर पर रह गई महंगाई के हवाले से, एक तो गवर्नमेंट को अपने जो है ये फंक्शंस, अपने जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, इनको फ़ाल करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ताजरों को भी ये रवैया रखना चाहिए कि देखें, अब मिसाल के तौर पे मटन का सरकारी रेट 950 रुपये है, लेकिन अगर आप कसाब की दुकान पे चले जाएं तो वहाँ पे 1250-1300 रुपये में मटन वो बेच रहा है, साथ उसने डिप्टी कमिश्नर की प्राइस लिस्ट लगाई हुई है, साथ वो 1300 रुपये में ले रहा है। और वहाँ पे आम तौर पे कोई बंदा इस चीज़ का सवाल नहीं उठाता कि जनाब सरकारी रेट 950 है, तुम 1300 ले रहे हो। इसमें लोगों को भी चाहिए, हम ताजरों को भी चाहिए। हम डॉलर बढ़ता है तो हम प्राइसेस बढ़ाते हैं, डॉलर कम होता है तो हम अपना मुनाफा कम करने पे तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे रवैयों की भी ख़राबी है। बहुत सारी महंगाई हमारे मिडल मैन ने, हमारे ताजर ने वो ख़ुद की हुई है। आप देखें कि एग्रीकल्चर है, वहाँ से एक जिस वक्त फसल तैयार होके आती है तो वो मिडल मैन के ज़रिए वो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना हो जाती है। तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स कि कम से कम जो है वो ये एक्सेस जो है कमोडिटीज़ की, इसको इजी किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, अपने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल किया जाए और लोगों में ये अवेयरनेस आनी चाहिए। लोग जो दुकानदार नाजायज़ चीज़ महंगी बेचे, फल महंगा बेचे, अब चिकन है, चिकन की प्राइसेस बढ़ी, लोगों ने ख़रीदना कम किया, कैंपेन चली,
2-4 दिन में प्राइस नीचे आ गई। नहीं, वो हकायक और है, वो मुझे सारा पता है। मैंने उस पर पूरा प्रोग्राम किया, क्योंकि इसमें मैं आवाम को बिल्कुल निगेट करता हूँ। वहाँ एक पूरी मुहिम चलती है और हमारे कारोबार को तबाह कर दिया जाता है। मैं सलमान साहब बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि पोल्ट्री के पूरे कारोबार को जितना मैं जान चुका हूँ, उसमें इतना बड़ा हेर फेर किया जाता है। 91 रुपये का चूज़ा बेचा जाता है, 41 रुपये का फीड का बैग बेचा जाता है। मकई हमारी सस्ती हो चुकी है, अद्वियात हमारी लाखों में है। तो एक फार्मर के अपना पेट काट के आवाम को बेच दे, उसने वही बलाले देना है। रानी खेत के बाद हमें सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाते हैं और मुर्गी मर गई, तो आवाम उसके क्या होता है, फार्मर अपने ऊपर बोझ डाल के उसे सस्ता बेचता है। मैं फार्मर के साथ बिल्कुल ये नहीं कहता कि उसके साथ हमेशा ज़्यादती होती है, वो कमाता भी है। लेकिन जो सलमान साहब ने बात की उसको मेरा सेकंड करना मैं था, आगे लेके चला। अमीन भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, डिप्टी मेयर हैं आप। भट्ट साहब, बजट हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब अपना बजट तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना बजट तैयार कर रही है। क्या चल क्या रहा है, आने वाला बजट कैसा होगा, क्या उम्मीदें हैं? क्या फैसलाबाद में भी कोई डिप्टी मेयर और मेयर जो अपना बजट लेके आएंगे आने वाले, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इजलासेस भी होने हैं, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, क्या चल क्या रहा है आपके ख्याल में इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसको समझ नहीं आ रही कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है। आप देखें, जो पिछला बजट आया है, वो भी बजट जो भी होता है वो आवाम दुश्मन होता है, आवाम दोस्त होना चाहिए, जिसमें मुल्क तरक्की करे, आवाम खुशहाल हो। इस दौर में ना आवाम खुशहाल है, ना मुल्क तरक्की कर रहा है, बल्कि मुल्क बेड़ा गर्क हो गया है। और मज़ीद अगर ये गवर्नमेंट रही तो मज़ीद बेड़ा गर्क होगा। बात यह है कि इनके पास कोई भी वज़ीर, कोई मशीर, कोई खुद वज़ीर आज़म, कोई इतना अक्लमंद नहीं है या तजर्बाकार नहीं है जिसको पता चल सके कि हमने कैसे बजट बनाना है, फ़लाँ चीज़ को कैसे मैनेज करना है। इनके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे मुल्क अच्छे तरीके से चले, अच्छे तरीके से। भट्ट साहब, 11 तारीख को बजट है, उसी वक्त तरीन साहब की तारीख भी है, सुबह को तरीन साहब की तारीख है, उसके बाद बजट पेश होना है। अगर वहाँ कोई खलल होता है, तरीन का ग्रुप कुछ और साइड लेता है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब वाला बजट फिर पास हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि मैं अभी वही बताने लगा हूँ कि हुकूमत के अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं। जब तरीन साहब हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं कि भाई अगर मेरा काम होगा, मुझे रिलीफ मिलेगी तो हम आपके साथ होंगे। देखेंगे, अगर उनको रिलीफ मिल गई, उसको जो भी उसको ऊपर इल्ज़ाम लगा, सब दुनिया को पता क्या इल्ज़ाम लगा हुआ है, अगर उसको रिलीफ दे दी तो तभी इनका ही बेड़ा गर्क होगा, अगर ना दी तब भी बजट पास नहीं होगा। बात यह है कि मैं फिर कहने लगा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इन अवाम को रिलीफ दे सकती है और मुल्क तरक्की की तरफ गामदन ये करवा सकते हैं तो ये कराएं, वरना ये इस्तीफ़ा दे दें कि भाई हमसे ये मुल्क नहीं जा रहा। हमसे ये जो भी हमारे मशीर हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, तो दे दे उनको। मुल्क चला रहे थे, आप देखिए पिछली गवर्नमेंट में कह रहे हैं GDP 3.2 के ऊपर जा रही है, अगले साल 4 पे चले जाएगी, वो तो तरक्की शो कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो भी बात कहता है ना, उल्ट होता है। अब तक जो भी बातें की हैं कोई पूरी हुई है? आप मुझे बता दें कि कोई भी एक बात इमरान खान की पूरी हुई हो। अगर उनकी जो बातें की हुई थी, जो जब वो वज़ीर नहीं थे, अगर वो बातें उनकी पूरी हुई होती, आज अवाम खुशहाल होती। ये तो एक ड्रामा किया हमारे साथ, ये उनको मुसल्लत कर दिया हमारे मुल्क में, मुसल्लत करके मेरे ख्याल में तो ये लगता है कि वो मुसल्लत इसलिए किया था कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था, लेकिन अब तरक्की की तरफ गामजन नहीं है, बल्कि मज़ीद से मज़ीद बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरा ख्याल में उसकी ड्यूटी यही है। यही है जी। भट्ट साहब का कहना है कि तनज़्ज़ुली की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। तरक्की की बजाय पाकिस्तान का जो इस वक्त रुख है वो किसी और तरफ जा रहा है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे डगर पे निकला हुआ था, लेकिन उसे अब मुड़ है। हम किसी गलत रास्ते का मुतय्यन करते हुए कहीं और जा रहे हैं। तो ये क्या होगा आने वाले दिन? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जून के महीने का आगाज़ होने के साथ ही बजट और बजट की बहस हर तरफ सुनाई देती है। वो हुकूमती ऐवान हो, अपोजिशन के मजमे हों या कोई भी सियासी और समाजी डेरा हो, वहाँ सिर्फ एक बात सुनने को ज़रूर महफिलों में मिलती है कि बजट आ रहा है, बजट में ये होगा, बजट में क्या होगा, बजट कैसा होगा, बजट में ये शामिल होगा। कहीं तो उम्मीदें होती हैं, कहीं मायूसियाँ होती हैं, तो कहीं मुतालबात का एक बड़ा समुंदर जो है वो उमड़ने आने लगता है।
आखिरकार शहर फैसलाबाद जो मैनचेस्टर है, जिसको अगर बात कीजिए जो पहचान है सनतकारों का, मज़दूरों का और ताजरों का, तीन अहम जुज़ हैं शहर फैसलाबाद के जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। और ये तीनों तबकात के अगर टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कराची के बाद टैक्स देने वाला शहर भी शामिल होता है। और अगर चंद हिस्सों का फ़र्क निकाल दें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स भी फैसलाबाद के हिस्से में पड़ जाएगा कराची के बाद। लेकिन मिलता क्या है? यहाँ का मज़दूर, ताजर, सनतकार कहता क्या है? कौन कितना राज़ी है? आने वाले बजट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट अपना इलेक्शन 2023 से पहले ये एक अहम बजट होगा, क्योंकि इससे आगे आने वाला बजट जो होगा वो इलेक्शन ईयर का बजट होगा। तो ये बजट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आगे आने वाली सिमत भी मुतय्यन कर देगा। कौन कितना राज़ी है, कितना गैर मुतमिन है, सब आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इस शहर फैसलाबाद के अंदर काम करने वाले लाखों मज़दूरों की बात जो है वो सुनते हैं कि वो इस पर क्या मुतालबा करते हैं। सबसे पहले बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। लतीफ़ साहब, आने वाले दिन, आने वाला बजट, बल्कि चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, क्या होगा बजट, कैसा होगा बजट, क्या उम्मीदें हैं बजट से और क्या एक सोच है इस बजट के अंदर, क्या हो सकता है? जी बिलाल डोगो साहब, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि बजट की आमद है। चैम्बर के अंदर मीटिंगें हो रही हैं, तमाम तंजीमें अपनी अपनी सतह पर मीटिंग कर रही हैं। हर कोई देख रहा है कि हमें क्या रिलीफ मिलेगा, हर कोई बंदा रिलीफ का मुंतज़र है। लेकिन फैसलाबाद के लाखों मेहनत कश भी मुंतज़र हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा कब होगा। तनख्वाहों के इजाफ़े के साथ साथ उनके जो बुनियादी लेबर कवानीन है, GSP प्लस का स्टेटस है और बहुत सारे जो पाकिस्तान ने ILO के साथ कवानीन साइन किया, उस पर अमल दरामद की बात करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 3 साल से फैसलाबाद के सनतकार हो, फैसलाबाद का सरमायादार हो और हो पंजाब की हुकूमत है, उन्होंने मज़दूर की खलड़ी उधेड़ कर रख दी है, चमड़ी उतार दी है। इतनी महंगाई है कि जो हमारा डालडा घी है वो 300 रुपये किलो तक चला गया, चीनी डबल रेट पर हो चुकी है और जो गंदम का रेट 2000 रुपये हो चुका है। तो बड़ी नहीं तो मज़दूर की उजत नहीं बढ़ी। और आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब तो जो बात करते हैं कि जनाब मैं एक गरीब इलाके से आया हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात, जहाँ पर सनद लगी हुई है वहाँ से उनके सोशल सिक्योरिटी अस्पताल छीने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बकरियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ जानवर हैं, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और बजट में मज़दूरों ने, गरीब आवाम ने ये उम्मीद लगा रखी है कि हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता। गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है, पिछले साल 2 साल पुराना गज़ट नोटिफिकेशन, कम अज़ कम उजरत 17,500, लेकिन अभी तक ये लेबर डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। अमल दरामद कराने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। अगर अब तो वैसे 20,000 कर दी गवर्नमेंट ने, कहा 3,000 तक बढ़ा के 20,000 हो जाएगी। बजट से पहले वैसे उन्होंने आपको तो खुशखबरी दे दी। जी, खुशखबरियाँ तो हमें बहुत देते हैं, कवानीन तो बहुत बनते हैं, लेकिन बात तो अमल दरामद करने की है। जब लेबर डिपार्टमेंट का अमला जाएगा, या तो अपनी जेब गर्म कर लेगा या फिर उनको चलान डाल देगा। चलान का क्या होगा, वो वहाँ पे रुलता रहेगा। तो इंस्पेक्टर से जीम आ जाती है, वो 200 रुपये या 400 रुपये जुर्माने से क्या सनतकार को बता। क्या मुझे बता दें कि जब से हुकूमत आई है किसी एक सनतकार, किसी एक भट्टा मालक, किसी एक इंडस्ट्री मालक को भी 1 दिन की भी सज़ा हुई है? क्या उसमें 6 माह सज़ा है कम अज़ कम मुझे अमल ना करने पर? लेकिन कुछ अमल बजट जो सिर्फ होगा ये और सिर्फ मज़दूर दुश्मन बजट आ रहा है, जिसमें मज़दूर को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सारा IMF का बजट है जिसे हम मुस्तरद करते हैं, वो जब आएगा उसको उस वक्त भी मुस्तरद करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा। हम लॉलीपॉप इस मरतबा फैसलाबाद शहर के, मैनचेस्टर के लोग नहीं होंगे। 5 जून को हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड जमा कराकर एक बड़ी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं फैसलाबाद डिवीज़न से। आपको पता होगा कि सिर्फ फैसलाबाद में ही मजदूर सड़कों पर नजर आते हैं, बाकी ज़िला में तहरीक खामोश है। तो इंशाल्लाह बाकी ज़िला के मेहनत कश तंजीमों से भी हमारी गुजारिश होगी कि निकलें अपने हक़ के लिए और अपने जो हकूक़ है वो लेने के लिए निकलें। और आज हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, कम अज़ कम उजरत, सोशल सिक्योरिटी, OBI और वर्कर वेलफेयर फंड, जिसका 2 साल से बजट आएगा ना, बजट में रखने चाहिए। 2 साल से बच्चों के स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो रोके हुए हैं। मज़दूरों के बच्चों को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर आला पंजाब है और लेबर मिनिस्टर पंजाब अंसर मजीद नियाज़ी है। फैसलाबाद के सनतकारों से अपील करता हूँ कि आप 22 करोड़ रुपये माहाना सोशल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूशन जमा कराते हैं, लेकिन आज जिन मज़दूरों का आप कंट्रीब्यूशन जमा कराते हैं, उनके बच्चों को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों से निकाला जा रहा है कि वो अपनी सेमेस्टर की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। बजट के दौरान मेरी वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत से अपील है कि बजट में फौरी तौर पर जो हमारा फ़ंड है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, उसको रिलीज़ किया जाए ताकि मज़दूरों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। बच्चे तालीम हासिल कर सकें। बाबा जी, आपसे एक अहम सवाल है जो मैं बाद में करूँगा, आगे चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मज़दूर क्या सोच रहा है, क्या उम्मीद लगाए बैठा है कि आने वाले बजट में क्या होगा?
मैंने वैसे जो अब तक आम फहम बात कैमरे से हट के लोगों से सुनी है तो मजदूर ये कहता नज़र आ रहा है जो मर्जी कर लो, सानू तो आटा रोटी महंगी है, सस्ती कर दो, अगर सानू रिलीफ दें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤਕਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇhtਜਾਜ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ है। फ़र्क पड़ता है जी इनके मुताबिक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से सेक्टर से हैं आप? जी कौन से सेक्टर से? लेबर सेक्टर से। मतलब किस एरिया में ज़्यादा मज़दूरों का आप नुमाइंदगी कर रहे हैं? जी फैज़ाबाद। क्या हालात तो वाक़ थे वहाँ मज़दूर के? गवर्नमेंट ने 3,000 रुपया पहले ही बजट आने से बढ़ा दिया गया, तो बजट से पहले तो आपने उन्होंने कहा कि हमने मज़दूरों को खुश कर दिया। क्या आपको लगता है मज़दूर इस वक्त राज़ी है? मज़दूर की 20,000 जो उजरत कायम कर दी गई है उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा? बातों से तो कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है जी, जब तक उस चीज़ पे अमल दरामद ना हो। ये तो अगर अमल दरामद उस चीज़ पे होगा तो तभी मज़दूर खुश होगा, जब उस चीज़ पे अमल दरामद नहीं होगा तो मज़दूर तो खुश नहीं हो सकता। मज़दूर तो पहले भी पिसता है, अभी पिस रहा है। लेकिन जो हालात इस वक्त गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं आवाम के लिए, महंगाई के, जो महंगाई का तनासब 13% से ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर तो हर बंदा ही मजदूर बन गया है। मजदूर यूनियंस क्या करेंगी? लोग कह रहे हैं जी जो मर्जी कर लें, हमें मार दे लेकिन मजदूरी दे दें, हमें 17,000 भी दे दें, हम गुजारा कर लें। वही है ना जी, जब एक गरीब आदमी के घर में रोटी नहीं बनेगी तो वो तो लाजमी बात है, वो तो कहेगा ना जैसे भी करके कि मुझे जिधर से भी कोई चलो 2-4 रुपये भी मुझे मिले, मैं घर में अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ खाने के लिए। तो उम्मीद क्या है बजट से आने वाली? उम्मीदें तो फ़िलहाल जी सब टूटी हुई हैं, बाकी देखें इंशाल्लाह तहरीक जो चल रही है अल्लाह खैर करे, उससे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत हो मज़दूरों पे बस। मजदूरों पे अल्लाह की तरफ से कोई रहमत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इस वक्त हालात वाक़यात हैं बजट के हवाले से? मज़दूर को उम्मीद है कि 20,000 से भी ऊपर तनख्वाह चल जाएगी? अगर चले जाएगी तो मिल भी जाएगी क्योंकि 20,000 तो कर दी गई है, क्या उसके ऊपर कोई अमल दरामद उसमें मिलना शुरू हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, ना ही मिल रहा है। ये जो 17,000 दे रहे हैं ना किसी फैक्ट्री में, वो भी पूरी नहीं मिल रही। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें पूरी तनख्वाह दी जाए, जितना भी हो सके इनका एहसास किया जाए। बहुत बड़ी तादाद में, जैसे बाबा जी ने कहा कि बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जा रहा है, अब वो भी आगे मिलों पे लग जाएंगे, फैक्ट्रियों में लग जाएंगे काम करने, क्योंकि और रास्ता कोई नहीं है। तो हुकूमत आखिर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दिन आई थी, मुझे याद है खान साहब का वो पैगाम धोबीगढ़ ग्राउंड में खड़े होकर कि फैसलाबाद के गरीबों, फैसलाबाद के मज़दूरों, मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करने आ रहा हूँ। वो नुमाइंदगी तो करने आ रहे हैं लेकिन कर रहे ही नहीं रहे। हमारी नुमाइंदगी कोई भी नहीं कर रहा। हम मजदूर जो है ना वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। उम्मीद भी नहीं है? नहीं उम्मीद है हमें। तो कुछ खान साहब के नाम पैगाम तो देना, शायद मतलब देखें आपका पैगाम पहुंच जाता है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को, जो इमरान खान को, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखें फिर वो मज़दूरों की ज़ुबानी सुनेंगे तो शायद इस पर असर भी कर रहा है। हमारी खान साहब से यही अपील है कि मजदूरों का एहसास किया जाए, उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ। जी इनकी अपील है जी, इसके ऊपर ख्याल किया जाए। बाबा जी आखिर पर चार्टर ऑफ डिमांड जो आप देने जा रहे हैं उसमें है क्या, क्या डिमांड्स हैं जो मरकज़ी नुकात होंगे कि गवर्नमेंट तक वो पहुँचाए जाएँ? हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हम चाहते हैं कि मज़दूर की उजरत में 50% इजाफा किया जाए महंगाई के तनासब से। हम चाहते हैं कि मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो कि तमाम मज़दूरों को उसकी सहूलत दी जाए। EOBI कार्ड, बुढ़ापा पेंशन सब मज़दूरों का बुनियादी और कानूनी हक़ है। फैक्ट्री एक्ट के साथ तमाम फैक्ट्रियों को रजिस्टर्ड किया जाए और उसके साथ फैक्ट्रियों के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी, आए दिन बरसात के मौसम में मज़दूरों की जाने जाते हैं, वहाँ पर अर्थ ब्रेकर लगाए जाएँ। ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में मुतालबात होंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है बिलाल डॉक्टर साहब, फैसलाबाद शहर से 4 MNA मुंतखब हुए हैं जो कि मज़दूरों ने वोट देकर में, कभी हमारे ना किसी MPA ने
आपने कभी सुना किसी ने मजदूर के लिए एक लफ्ज़ भी बोला? क्या आपने सुना है कि कभी राजा रियाज ने मजदूर की बात की? उसने तो बात की है, जहांगीर तरीन की बात की है। क्या फ़र्क हबीब साहब फैसलाबाद से हैं, जो खुद एक फैक्ट्री में काम करने वाला मुलाजम था, क्या उसने कभी मजदूर की बात की है? मजदूरों के लिए कभी किसी ने कोई बात नहीं की, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। फैसलाबाद के चारों MNA जो के हैं वो मजदूर दुश्मन हैं। उन्होंने मजदूरों को हमने वोट देकर हमसे गलती हुई है। लेकिन अब जो बजट आ रहा है, हम देखेंगे कि फैसलाबाद के 9 MNA में से और 21 MP में से कौन हमारी आवाज़ उठाता है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, आने वाले इलेक्शन में इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसका खमियाजा जी उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि असम्बलियों के अंदर अगर इनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया जाएगा तो मजदूरों का एक बहुत बड़ा फैसलाबाद के अंदर वोट बैंक है। और ये वोट बैंक सिर्फ उस मजदूर का नहीं है जो एक एक करके 12 लाख बनता है, बल्कि उनसे मंसूब करें जो कमोबेश अगर फैसलाबाद में देखें तो ये लाखों, मतलब 20-25 लाख से ऊपर ये वोट चले जाता है, क्योंकि फैसलाबाद मजदूरों का शहर है। और इसमें टेक्सटाइल जितनी भी चलती है, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जब भी बात होगी तो बात इनसे ज़रूर मुंसलिक होगी। इनके मुतालबा साहब आपने सुने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें कि फैसलाबाद के लोग ख़ास तौर पे, क्योंकि 3 तबकात फैसलाबाद में सबसे अहम हैं, सनतकार हैं, ताजर हैं, मज़दूर हैं, और ये फैसलाबाद की पहचान है। ये इस आने वाले बजट पे क्या अपना मौक़िफ़, जो अपनी सोच क्या रखते हैं। इससे पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम एक हफ़्ते पहले जो किया था उसमें मुख्तलिफ एसोसिएशन में अबूमा थी, जिसमें देखा जाए तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से सदर को हमने साथ लिया था, PHMA का मौक़िफ़ लिया था। इस बार हमने उसी सेटअप से मुख्तलिफ लोगों को लिया है। तो हमारे साथ अब टपमा के जो है जोनल चेयरमैन भी मौजूद हैं, जबकि सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शेख साहब, बजट कैसा होना चाहिए? कुछ मुतालबा बिलाशुबा आपकी एक अच्छी चीज़ ये है, हुकूमत में होते हुए भी आप कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर उठाते हैं जो कि इंडस्ट्री के फ़ायदे की और गवर्नमेंट को भी अगर फ़रोग देखा जाए तो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ होती है, उसको ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं। बजट के अंदर क्या चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए ताकि उससे मज़ीद बेहतरी आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं सिटी 41 का बेहद मशहूर हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम में हमने आपके थ्रू, आपके तवज्जो से अवान बाला से रिक्वेस्ट की थी कि जो बिजली और सुई गैस के टैरिफ हैं ये 30 जून तक थे, तो शुनवीद थी कि शायद ये बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन आपके प्रोग्राम में हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर इंडस्ट्री का पहिया इसी तरह चलता रहना चाहिए, उसके लिए हमें इन टैरिफ को यहीं पर फ्रीज़ करना चाहिए। और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के लिए यही टैरिफ होगा। ये इंडस्ट्री के लिए बैकबोन का एक काम करती है एनर्जी। और दूसरा, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है उनका बयान कि अब कोई भी FBR का इंस्पेक्टर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को 30 जून के बाद, मतलब नेक्स्ट माली साल में तंग नहीं करेगा। हम फ्री माइंड होकर जब बिज़नेस करेंगे तो हमारा फोकस होगा बिज़नेस की तरफ। ये कुछ बातें तो बहुत अच्छी हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है। इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो वैल्यू एडिड इंडस्ट्री है, एप्टप माल, पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो आप बाखूबी जानते हैं कि हमारा काम, हमारी जितना भी रॉ मटेरियल है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 90% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले अदवार में इस पे फोकस ही नहीं किया गया कि हम रॉ मटेरियल यहाँ बनाएं और उसको फिर वैल्यू ऐड करके तो एक्सपोर्ट करें, हमें वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो मैं इस बजट में ख़ुसूसी तौर पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तो रॉ मटेरियल यहाँ बन सकता है फिल फॉर कोई एक्शन लिया जाए। हम बिज़नेसमैन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, उसका यहाँ पर कोई मेकनिज़म बनाया जाए कि वो रॉ मटेरियल यहाँ बने। जो तो नहीं बनता तो उसको इजी इंपोर्ट का किया जाए, उसके HS कोड को इजी किया जाए और उस पर ड्यूटी कम से कम की जाए ताकि हम। और दूसरा, जो अभी हाल ही में कपड़े के जो रेट दोबारा रिवाइज़ होने शुरू हुए हैं ड्यू टू यान की शॉर्टेज, उसमें भी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस बजट में ख़ुसूसी तौर पे ये किया जाए कि इसका धागा या कॉटन, इसकी एक्सपोर्ट बंद की जाए। हम अपने मुल्क में हम तैयार, हमारे पास आगे कैपेसिटी है, जितनी हमारी प्रोडक्शन पीछे से आएगी हम उसको आगे तैयार कर सकते हैं, क्यों ना हम वैल्यू ऐड करके उसको एक्सपोर्ट करें। बस इस बजट में यही है कि जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने आके हम एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन किया है, इसी तरह हमें अपना समझते हुए, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो गवर्नमेंट को एक मतलब क्या कह लें
ख्वाब दिखाया था कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 1 करोड़ नौकरी तभी होगी जब गवर्नमेंट सेक्टर में 1 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हो सकती, प्राइवेट सेक्टर में होगी। जब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री चलेगी फुल फ्लेज तो नौकरी भी पैदा होगी, और हुई भी है। तो अगर इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है तो इंडस्ट्री को के ऊपर पूरा फोकस करना होगा गवर्नमेंट को। पूरा फोकस करना होगा। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। रेहान साहब हैं, आप जरा तशरीफ़ रख लें ताकि हम रेहान साहब से बात का आगाज़ कर लें। रेहान साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान अपटपमा के, मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। कैसे देखते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे? आप ग्रे क्लॉथ के भी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं फैसलाबाद के, कैसे हैं आने वाले दिन? क्योंकि इस वक्त हर तरफ हर महफिल में बजट हो रहा है, और आपकी महफिलें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ तो होता ही सिर्फ बजट डिस्कस का है, क्योंकि सारा इस वक्त जो इन्हासार है वो बजट के ऊपर होगा। कैसा आने वाला बजट है? क्या अभी तक खबरें शुनीद क्या आ रही है और क्या उम्मीदें रखी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया जी, उन्होंने बजट के ऊपर हमारा मौक़िफ़ लिया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, जैसे शाहिद भाई ने आपको डिटेल में बताया है, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है, इसमें हमें ना, जैसे आज से मार्च तक 3% पे गवर्नमेंट ने कहा था कि नई इंडस्ट्री लगाएं तो आपको लोन्स दिए जाएंगे। तो ये पॉलिसी अभी एक दफ़ा फिर बढ़ानी चाहिए उन्हें, क्योंकि इससे अभी शाहिद भाई ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट हमेशा इंडस्ट्री लगाने से बढ़ती है। जितनी मुल्क में इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है यान की शॉर्टेज की वजह से। अगर गवर्नमेंट इसकी ग्रो के ऊपर भी कोई पॉलिसी बना दे इस दफ़ा, जैसे गन्ने की बनाई थी और चीज़ों की, तो इसकी पैदावार बढ़ जाएगी और यान, ये कॉटन की शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी और यान ऑटोमेटिकली अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, एक तो ये जो हमारे ऊपर इन्होंने GST 17% लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंगल डिजिट में आए और नॉन रिफंडेबल हो। ये अगर गवर्नमेंट नॉन रिफंडेबल कर देती है तो ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि अभी बूम की तरफ जा रही है, ये इससे 10 गुना ज़्यादा बूम पे चले जाएगी। और ये नॉन रिफंडेबल जब होगा तो इससे गवर्नमेंट को अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा जो उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ये नहीं पता चलता कि ये बंदा वैल्यू एड ये 17% या 20% दे रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उससे गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स और लॉस होते हैं। तो जब गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा, फिक्स आएगा, तो ये जैसे ये इस गवर्नमेंट की ये खुशाइंद बात है कि टैक्स का दायरा काफ़ी इन्होंने बढ़ाया और टैक्स कलेक्शन इस दफ़ा बहुत अच्छी हुई है। तो इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो ये इससे डबल होने के चांसेस हैं। और दूसरा जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है उसमें भी कोई लीनियंट या नरमी करनी चाहिए इन्हें, ताकि ये बहुत सारे लोग इधर ऐसे हैं जिन्हें लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता और शनाख्ती कार्ड मतलब उन्हें बनाया भी नहीं हुआ। इस पर एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, मेरा एक पॉइंट है कि बाकी शहरों में तो लोग 50,000, 20,000, 10,000 आम अपनी शॉपिंग करते हैं। फैसलाबाद के लिए कोई ऐसी शर्त ज़रूर होनी चाहिए। आपके पॉइंट को मैं इंडोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान में कपड़ा जाता है, यहाँ से लोगों ने 1000, 2000 का नहीं खरीदना, यहाँ से लाखों में खरीदना। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, हमारे ना कपड़े की जो वैल्यू है ना, अगर 1000 मीटर माल भी कोई लेके जाता है ना तो 1,25,30,000 की वो पहुँच जाती है। तो छोटे से छोटा बंदा भी अगर लेके जाएगा तो ये 4 या 5,000 मीटर माल लेके जाएगा, तो उससे वो 6-7 लाख रुपए का उसका बिल बनता है, तो उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता, फिर वो कपड़ा छोड़ जाता है, जिससे हमारी टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आज शनाख्ती कार्ड में लीनियंट या कोई इसके ऊपर अप कर दें, जैसे कपड़े की मद में टेक्सटाइल को बढ़ा दें, तो मेरा ख्याल है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इतनी लगेगी कि आप सोच नहीं सके। ये 1 करोड़ क्या, ये 10 करोड़ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पोजीशन में होती है टेक्सटाइल, क्योंकि ये बहुत वसी सेक्टर है। इसमें जिनिंग से शुरू हो के और आखिर तक इतने एम्प्लॉयमेंट की खपत हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। तो मेरी यही गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि ये GST के ऊपर पूरा फोकस करें और इसको जो हमारे 1 लाख तक का रखा हुआ है इन्होंने, इसे कपड़े के ऊपर बढ़ाएं, क्योंकि इसके रेट बहुत बढ़ चुके हुए हैं कपड़े के ना। तो यही मेरी, इसके अलावा अगर आप जो है ना बजट के ऊपर जो इनकी पॉलिसीज़ तो अच्छी आ रही, जैसे तरीन साहब ने कहा कि वो इंस्पेक्टर नहीं आएगा, बिजनेसमैन को पीस ऑफ माइंड होगा, और ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। तो जैसे इन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर फोकस किया है ना गवर्नमेंट में, तो अब इसे चाहिए कि इसे मज़ीद दायरे को बड़ा करें और हमें सब्सिडाइज़ करते दें, ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएँ पाकिस्तान में, और एक्सपोर्ट जो हमारी है वो इससे डबल ट्रिपल हो सकती है। और
एक्सपोर्ट डबल ट्रिपल हो सकती है। ध्यान से बहुत शुक्रिया। एक आपका पॉइंट बड़ा ही अहम था कि जब फैसलाबाद से कोई कपड़ा लेके जाता है, जो मैंने इनसे क्वेश्चन किया उसके आंसर में इन्होंने कहा कि अगर आपने एक चीज़ें मुतय्यन करनी है, टैक्स का नफाज करना है, तो टैक्स रजीम को बढ़ाएं, जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ न डालें। क्योंकि जब आप ये करेंगे ना कि अगर रेहान साहब रजिस्टर्ड हैं, इनके ऊपर कि आपसे जो कपड़ा खरीदता है ये रजिस्टर्ड, ये लाख से ऊपर वाले को देंगे कि इनवाइस दो, अपना ID कार्ड दो, वरना कपड़ा नहीं देंगे। तो जो लोग ऑलरेडी नॉन रजिस्टर्ड हैं वो ज़्यादा छुप के काम करेंगे ताकि हमें इनवाइसेस ना शो करनी पड़े। अगर आप ऐसी शराइत ख़त्म कर देंगे, मेरे ख्याल में बड़ी तादाद में फैसलाबाद के दुकानदार रजिस्टर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा हम टैक्स गुजार हैं, हमें गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा बल्कि हमें सब्सिडीज़ मिलेंगी। ये पॉइंट है जो कि आज पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों को लेकर आपके सामने रखा, क्योंकि ये फैसलाबाद की पहचान है। मजदूर, ताजर और सनतकार ये एक होते हैं तो पाकिस्तान की मईशत को दूसरा बड़ा टैक्स गुजार शहर बनता है। अगर ये तीनों माइनस होते हैं तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रेवेन्यू माइनस हो जाता है। फैसलाबाद के MNAs MPS से भी जो दरखास्तें लोगों ने पूरे प्रोग्राम में की उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि अवाम का सही हक जो है वो ऐवानों तक पहुँच सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।